वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, जो आपके इस रिड्यूस सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। हम हिस्ट्री का अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, रिड्यूस सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, हम सिविक्स का अपना रिड्यूस सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, जिसके 2 वीडियोस हम देख चुके हैं। आप इन दोनों वीडियोस में आपने समझा, पहले आपने ये समझा कि खनिज क्या होते हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो आपके फेरस फेरस जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे काम आते हैं। उसके बाद में हमने नॉन फेरस और उसके अलावा जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं उनके बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के संसाधनों के बारे में। ऊर्जा के संसाधन जो है, आपका ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ही है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहाँ हम सिर्फ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधनों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक जो हमारा मिनरल से रिलेटेड था, जो हमें डिस्कस करना बाकी रह गया था, वो था खनिजों का संरक्षण। जो कंजर्वेशन होता है खनिजों का, वो कैसे हो, मिनरल्स का वो कैसे हो। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। कहने का मतलब हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे सारे उद्योग, हमारे सारे कामकाज किस तरह से खनिजों पर डिपेंड करते हैं, किस तरह से खनिजों पर हम लोग जो है निर्भर होते हैं। खनन योग निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का सिर्फ 1%, यानी जो हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट का सिर्फ 1% जो है वो मिनरल्स है, बाकी मिनरल्स नहीं है, बाकी सिर्फ जो है सॉइल से बनी हुई है। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण और सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका बहुत तेजी से उपयोग कर रहे हैं। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, यही प्रॉपर वर्ड्स, तो आपको इसी तरह से लर्न करने हैं कि ये जो खनिज जिनका हम इतनी तेजी से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इतनी तेजी से हम उनको काम में ले रहे हैं, उनके निर्माण में लाखों सालों में विशेष तरह की प्रक्रिया हुई है, विशेष तरह का दाब लगा है, विशेष तरह का ताप लगा है। सारी जो विशेष तरह की प्रक्रियाएं हुई है वो शायद अब पॉसिबल नहीं है ना। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर जो है वो अपरिमित रूप से थोड़ी है। अपरिमित रूप से थोड़ी होना कि इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम जिस तरह से इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर ये देखा जाए कि उनको जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और जिस रेशियो से, जिस रेट से वो बने हैं, वो बिल्कुल 0 to 100 वाली बात है कि जो बनने की रेट है वो 0.01 होगी, लेकिन हम यूज कर रहे हैं 100%। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय योग्य हैं। तो कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि हम बायोटिक में भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। तो ये वजह है कि खनिज जो है वो बिल्कुल नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में ही आएंगे, उनको अनवीकरणीय की ही कैटेगरी में रखा जाएगा। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है, यानी बहुत थोड़े टाइम तक रहने वाली है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। जैसे जैसे हम और नीचे खनन करेंगे और नीचे माइनिंग करेंगे, वैसे वैसे उनकी क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, we all are well aware of the heavy dependence of industry and agriculture on mineral deposits and the material manufactured from them. The total amount of mineable deposit is the known volatile fraction, that is 1% of the earth's crust. It is only 1% of the total earth crust. It means it is just about nothing. Okay. The mineral resources which have taken millions of years to manufacture and concentrate, we are rapidly consuming them. The geological process of mineral formation are so slow that their recharge rates are infinitely small compared to the current rates of consumption. That is why mineral resources are limited and non-renewable. Rich mineral deposits are the most valuable assets of our country, but they are short-lived. Continuing mining of ores
adds to the cost of their quality, degrades with the increase in the depth of excavation of minerals. तो जैसे जैसे ये गहराई घटती जाएगी वैसे वैसे दोनों चीजें होती जाएगी। एक तो वो कॉस्ट बढ़ेगी जो माइनिंग करने के लिए आती है, क्योंकि ज्यादा गहराई से अगर एक्सकेवेशन होगा तो वो कॉस्ट बढ़ेगी, और दूसरा उनकी क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। From just because from the both of the aspect we can say that they would become more valuable or we can say more costly for us. Okay, तो ये आपने ये पढ़ा कि क्यों हमें खनिजों का संरक्षण करना चाहिए, क्यों हमें उनको बचा के रखना चाहिए। बचा के रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है बेटा कि आप उनको काम में ही नहीं लो। आप उनको काम में नहीं लोगे तो कैसे चलेगा। अगर हम कोल को एक्सकेव करके और उसके बाद में उसको अपने एनर्जी रिसोर्स के रूप में काम में नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। बट उसको वेस्ट नहीं जाने दो, उसको उतना काम में लो जितना चाहिए, और ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए भी बची रहे। तो इस एस्पेक्ट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वी शुड यूज देम सस्टेनेबली सो दैट वी कैन अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एजेंडा 21। याद आ रहा है, ये सारी चीजें आपको एक साथ मिक्स करके चलनी है ताकि ये सब चीजें आपको याद रहे, है ना। आपने ज्योग्राफी में भी फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट एंड रिसोर्स पढ़ा, उसके बाद में सॉइल रिसोर्स पढ़ा, उसके बाद में आपने फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पढ़ा, फिर आपने वाटर रिसोर्स पढ़ा, और फिर आपने एग्रीकल्चर को एज रिसोर्स पढ़ा। तो ये भी रिसोर्स ही है। सो इफ वी वांट टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, एंड इट इज नॉट दैट इफ वी वांट टू, it is that we have to conserve our resources just to make sure that we are on the path of being sustainably developed. Okay, then ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधन के बाद ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी यानी वो जो गति देती है, किसी भी कार्य को गति देती है। हाँ, हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं ताकि हमारे अंदर ताकत भी नहीं रहे काम करने की। मत खाना खाओ 4 टाइम, फिर पता चलेगा कि कोई भी ताकत नहीं, अरे चक्कर आ रहे हैं, है ना। तो ऊर्जा यानी वो जो गति हमें किसी न किसी तरह के ईंधन से मिलती है, किसी न किसी तरह के फ्यूल से मिलती है। हमें खाना खाने से मिलती है, पानी से मिलती है, जानवरों को भी खाना खाने से मिलती है, या फिर जैसे बल्ब जलते हैं तो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी जो वो मिलती है। तो कोई ना कोई हमें ऊर्जा, कोई ना कोई एनर्जी हमें मिलती रहती है, तो उसे हम एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन में, उद्योगों में, मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। Energy is essential for all activities. Energy is needed for cooking, for lighting and heating, for running vehicles and for operating machines in industry. So it can be said कि हमें हर चीज के लिए ऊर्जा जो है वो चाहिए ही चाहिए। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ओके, तो जो परंपरागत संसाधन होते हैं, परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। विद्युत में भी दोनों तरह की विद्युत, ठीक है ना, वो शामिल है। जबकि गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा को शामिल किया जाता है। ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले, उपले कहते हैं काउडंग केक्स को, वो जो आप गोबर थापने के बाद में उनके जो बना लिए जाते हैं उपले, उनको तो वो बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन 2 साधनों से प्राप्त होता है। लेकिन अब चूंकि वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं, इसलिए इनका उपयोग करते रहना कठिन हो गया है। वही उपले जो हम जला देते हैं और फिर उनकी राख बन जाती है, उससे एक नुकसान और कि उससे धुआं निकलता है ना। तो बजाय उसके अगर उसी काउडंग को हम लोग बायोगैस के रूप में यूज करें, तो ये सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उपलों के प्रयोग को, लकड़ी के प्रयोग को फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर हमें हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ट्रेडिशनल सोर्सेस इंक्लूड वुड, काउडंग, coal, petroleum, natural gas and electricity, both hydroelectricity and thermal power. Non-conventional sources include solar, wind, tidal, geothermal, biogas and nuclear energy. Wood and cow dung are used in
abundance in rural India. It is estimated that more than 70% of the energy required in rural households comes from these two sources. But now, due to the decreasing forest area, it is becoming difficult to keep using them. और आजकल वैसे भी लगभग गैस का प्रयोग होने लगा है, जो नेचुरल गैस होती है उसका यूज ज्यादा होने लगा है। और वैसे भी इस प्रकार के उपयोग को जो हम फ्यूल के तौर पर लकड़ी को काम में लेते हैं या काउडंग्स को काम में लेते हैं, उनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि हम इसका जो दूसरे और जो वैकल्पिक उपयोग हैं वो हम कर सकें। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। हमने मिनरल्स पढ़े ना, अकॉर्डिंगली वैसे ही हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी पढ़ेंगे। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सबसे पहला स्रोत है कोयला या कोल, जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, कोयला वो नहीं है जो आप चूल्हे में लकड़ी डालने के बाद जो काला सा बच जाता है, वो कोयले की बात नहीं हो रही है। ये कोयला वो कोयला है जो जमीन खोद के एक मिनरल की तौर पर निकाला जाता है। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। क्यों इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं? क्योंकि जो बहुत प्राचीन समय में भूगर्भ में जो उथल पुथल हुई थी, उसकी वजह से जो जानवर या वन खूब सारे वो जो जमीन में दब गए थे, एक निश्चित दाब पर उन पर ऐसा प्रेशर पड़ा, इतना ताप लगा कि वो कोल में परिवर्तित हो गए। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों की और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः कोयले पर ही निर्भर है। कोल इज द abundantly found fossil fuel in India. Fossil fuel यानी जीवाश्म ईंधन। It provides a significant portion of the country's energy needs. It is used for power generation and supply of energy for industries and domestic needs. India is mainly dependent on coal to meet its commercial energy needs. तो यानी हम टोटली नहीं भी कह सकते, तो मोस्टली किस पर डिपेंड करते हैं? कोल जो हमारे भंडार हैं, जो हमारे स्टॉक्स हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। अब कोयले का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है? कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। संपीड़न का मतलब क्या होता है? उनको कंप्रेस किया जाता है ना, उनको दबाया जाता है। तो जब किसी चीज को दबाया जाता है तो उस पर सिर्फ दाब नहीं लगता, उसमें ताप का भी प्रयोग होता है। तो ये दोनों चीजें जो मिलकर उसमें कुछ बदलाव लाती है, कई फिजिकल चेंजेस आते हैं, कई केमिकल चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से कोयले का निर्माण हुआ। लेकिन ये प्रोसेस इतनी धीमी है कि हम जो है उसको जनरेट नहीं कर सकते, हम वो प्रोसेस काम में नहीं ले सकते। इसीलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई, दबने का समय, उनके आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कार्बन कम होता है, नमी की मात्रा उच्च होती है और निम्न ताप क्षमता होती है। ठीक है ना। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ अत्यधिक नमी युक्त होता है, इसमें बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है और धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले को प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग लोहे के प्रगलन में यानी लोहे को गलाने में ज्यादा काम में आता है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। यानी इस आपकी जो बुक में दिया हुआ है, इससे एक बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि कोयला कितने तरह का होता है, नाम बताइए, या फिर उनको अपनी क्षमता के आधार पर जो है वो वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे अच्छा जो होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद में आता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट और चौथे नंबर पर पीट। ठीक है ना। पीट जो होता है वो निम्नतम श्रेणी का कोयला होता है और एंथ्रेसाइट जो है वो उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना। भारत में ज्यादा जो भंडार हैं वो बिटुमिनस कोयले के हैं और ये सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। और लोहे को जो गलाने वाली भट्टियां होती है, जो फर्नेसेस होती है, वहां पर ज्यादातर बिटुमिनस ही काम में लिया जाता है। और लिग्नाइट आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में नेवेली जो है वो लिग्नाइट उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। Coal is formed by the compression of plant material over millions of years. That is why coal is found in many forms depending on the amount of compression, depth, and time of pressing. Peat is produced from decaying plants in swamps which have low carbon,
high moisture content and low heat capacity. Lignite is a low grade brown coal. It is soft and more moisturized. Major deposits of lignite are found in Neyveli in Tamil Nadu and are used for power generation. Coal buried deep and affected by high temperature is called bituminous coal. It is most popular in commercial use. In metallurgy, high grade bituminous coal is used, which is of special importance in the smelting of iron. Anthracite is the hardest coal with the best properties. So you can divide coal in 4 categories. The best coal category is anthracite, next is bituminous, third is lignite and last is peat. अभी कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। ये क्या होता है? देखो, टाइम जो लाखों सालों का टाइम है ना, उसको भी अलग अलग युगों में बांटा गया है। तो उन युगों के 2 अलग अलग उनके क्रम पाए जाते हैं। पहला होता है गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा है टर्शियरी, जो कि लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। यानी जो गोंडवाना जो डिपॉजिट्स हैं वो लगभग 200 लाख साल से भी पुराने हैं, और टर्शियरी डिपॉजिट्स 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो कि धातु शोधन या फिर जो स्मेल्टिंग फर्नेसेस में काम में लिया जाता है के प्रमुख संसाधन है दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो। ये कोयला महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला कहाँ मिलता है? टर्शियरी कोयला मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है ना? तो टर्शियरी कोयला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। Coal in India is found in rock sequences of 2 major geological eras, the Gondwana, which is a little over 200 lakh years old, and the other tertiary deposits, which are about 55 lakh years old. The major resources of Gondwana coal, which is metallurgical coal, are located in Damodar Valley, which is in West Bengal and Jharkhand, and Jharia, Raniganj, Bokaro, which are important coal fields. Coal deposits are also found in the Godavari, Mahanadi, Son and Vardha river basins. Tertiary coal fields are found in the northeastern states of Meghalaya, Assam, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको साथ साथ में मैप भी प्रिपेयर करते चलना है। जब भी आप वीडियो देखें ना, तो एक मैप साथ में लेके बैठा करो, ताकि आप उसको उनमें इन जगहों को मार्क कर सको। तो जैसे हमने अभी भी कोल फील्ड पढ़े, तो जो डॉट्स हैं वो कोल फील्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। ये है, सबसे पहला हम अगर साउथ से शुरू करें तो साउथ में ये सबसे पहले है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में वारंगल, उसके बाद में वारंगल जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, फिर वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में है, बोकारो और झरिया जो कि झारखंड में है, रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर कोयले के मुख्य डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, इनमें भी कोयले के अच्छे जमाव मिलते हैं। लेकिन ये कौन से काल के हैं? वो टर्शियरी काल के हैं, वो टर्शियरी काल के कोयला है। ठीक है ना? जबकि यहाँ जो कोल मिलता है वो कौन सा है? वो गोंडवाना एरा का, गोंडवाना काल का जो है कोयला वो है। गोंडवाना काल का किसको माना जाता है? लगभग 200 लाख वर्ष पूर्व। और टर्शियरी काल क्या माना जाएगा? टर्शियरी काल माना जाएगा लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व, लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है ना? तो ये याद रखना है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां जो कोयला मिलता है वो टर्शियरी एज का है, और जो बाकी के देश में कोयला मिलता है वो कब का है? वो गोंडवाना एज का है, जो लगभग 200 लाख वर्ष पूर्व मिले थे। फिर है पेट्रोलियम। ठीक है ना? कोयले के बाद जो कन्वेंशनल रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स, वो है पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। ये ताप प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक कहते हैं लुम्ब्रिकेंट को, और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं या तेल शोधन के केंद्र कौन, और उसके साथ साथ संश्लेषित वस्त्र, यानी जो हम
पॉलिएस्टर वगैरह के जो कपड़े बनाते हैं वो, उर्वरक, असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडल जो पॉइंट होता है वो होता है। नोडल पॉइंट का मतलब जहां से ये सारा रॉ मटेरियल निकल के आता है, वो कहां से निकल के आता है, वो निकल के आता है ऑयल रिफाइनरीज। तो हाउ ऑयल रिफाइनरीज आर वर्किंग एज नोडल पॉइंट या नोडल सेंटर, वो नोडल सेंटर का काम इसलिए करती है क्योंकि वहां से कई सारे उद्योगों को कच्चा माल जाता है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं में के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। भ्रंश क्या होते हैं, जहां बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। वलन, वलन यानी मुड़ना, अपनति यानी ऊपर से नीचे होना जमीन का, और गुंबदों वाले प्रदेशों में ये वहां पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है, यानी जहां तेल मिलता है उससे पहले चूने पत्थर की एक बड़ी मोटी सी लेयर होती है। सरंध्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें छेद होता है और वहां से लगातार जो है वो गैस निकलती रहती है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असंरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। ठीक है ना, ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, समझ लीजिए ये एक स्पॉन्ज की तरह होता है। ठीक है ना, यहाँ जो परत होगी ये ऐसी होंगी जिनमें से तेल रिस के नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ऊपर होंगी उनमें ऐसा होता है कि तेल रिस सकता है, और ये बीच का जो एरिया है यहाँ पर तेल रहेगा। तो ना तो ये ऊपर तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और नीचे जा नहीं सकता क्योंकि नीचे की चट्टानें इतनी सख्त होती है कि वो रिसने नहीं देती उसको। ठीक है ना, वो उसको लीकेज नहीं होने देती। Petroleum or mineral oil is the second major resource of energy in India after coal. It provides fuel for heat and light, lubricant for machinery, and raw material for many manufacturing industries. Oil refineries act as a nodal point in synthetic textiles, fertilizers, and innumerable chemical industries. Most of the petroleum in India is found in the uplift and fault traps of tertiary age rocks formation. In areas with folds, slopes, and domes, it is found where oil has been trapped in the top of the uplift. The oil-bearing layer is the porous limestone or sandstone through which the oil can flow. Intermediate porous layer prevent oil from rising up and seeping down. तो इस तरह से वो तेल जो है उन चट्टानों के बीच में सुरक्षित रह सकता है। पेट्रोलियम सरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है, यानी क्रैक्स में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल से ऊपर उठ जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। कौन कौन से हैं आपको तीनों याद रखने हैं, मुंबई हाई, गुजरात और असम। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख जो तेल क्षेत्र हैं उनको आपको मार्क करना है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। उसके अलावा डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुग्रीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स. Natural gas being lighter is found on top of the mineral oil. Mumbai High, Gujarat and Assam are the major petroleum producing regions in India. Ankleshwar is the most important oil field of Gujarat. Assam is the oldest oil producing state of India. Digboi, Naharkatia and Moran Hugrijan are the important oil producing areas of this state. अब देखो आपके जो किस तरह से देखो ब्लैंक्स बनते हैं, आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो इस समय में। अभी आपको ये ब्लैंक में इस तरह दिया जा सकता है, इज द मोस्ट, ये तो दे दिया पूरा, ठीक है ना, और इसको दे दिया आपको ब्लैंक की तरह, तो यहाँ आपको फिल करना होगा अंकलेश्वर, या फिर यहाँ इस तरह से दे दे, ये तो ब्लैंक में दे दिया, उसके अलावा ये पूरा आपको दे दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि असम इंडिया का सबसे जो है ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड रीजन है, ठीक है ना। तो आपको कुछ इस तरह से इस चैप्टर को इंटरमीडिएट क्वेश्चंस लेके आने हैं आपको। अभी सेम मैप में हम देख लेते हैं कि कहां कहां पर पेट्रोलियम मिलता है। तो आप देखिए कहां लगाया हुआ है, जो ब्लॉक्स हैं वो क्या है, तो ब्लॉक्स सबसे पहले असम में लगाया हुआ है,
सबसे पहला असम में, क्योंकि असम इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। उसके अलावा मुंबई हाई, मुंबई हाई आप यहां फिल करेंगे, ठीक है ना, मुंबई हाई यहां फिल करेंगे। उसके अलावा गुजरात में अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर यहां फिल करेंगे, ठीक है ना। तो गुजरात, मुंबई हाई एंड असम, 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। ऑयल फील्ड के बाद अब पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, बहुत साफ नीट क्लीन होती है, बहुत ज्यादा इसको जो है रिफाइन नहीं करना पड़ता है हमको, जो पेट्रोलियम के साथ अथवा उसके अलावा भी पाई जा सकती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में और पेट्रो रसायन उद्योग के एक औपचारिक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है, इसकी वजह से प्राकृतिक गैस को बहुत पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली माना जाता है और इसीलिए ये वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। आप सबके घर में गैस यूज होती है ना, जो आप सिलेंडर्स में आती है, जिसको खाना बनाने के लिए मम्मी यूज करती है, वो क्या है, वो प्राकृतिक गैस ही तो है। नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स दैट फाउंड इन एडिशन और सेपरेटली फ्रॉम पेट्रोलियम. It is used as the source of energy and as in industrial raw material of the petrochemical industry. Natural gas is considered environment friendly due to its low emission of carbon dioxide. Hence, it is the fuel of the present century. ठीक है ना। अब ये पाई कहाँ जाती है? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन के प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोदे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और उसके आसपास के क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र जो है वहां उसकी पूर्ति करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को उत्तरी पश्चिमी भारत व पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से या इस पाइपलाइन से भारत के गैस उत्पादन को ऊर्जा गति मिलती है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख जो है प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों से तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन देश में बहुत लोकप्रिय हो रहा है, जो हम CNG कहते हैं ना, वो CNG में भी बहुत जो है लोकप्रिय हो रहा है। Huge deposits of natural gas have been discovered in Krishna Godavari river basin, the Mumbai High and Sannid areas along with the west coast complement the oil field found in the Gulf of Khambat. The Andaman and Nicobar Islands are also an important region with vast reserves of natural gas. Along with it, the 1700 kilometers Hazira Vijaypur Jagdishpur gas pipeline connects Mumbai High and basins to the fertilizer, power and other industries areas of western and northern India. This artery has given imputes to the India's gas production. The energy and fertilizer industries are major users of natural gas. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेचुरल गैस के सबसे बड़े यूजर्स कौन है? नेचुरल गैस के सबसे बड़े यूजर्स हैं ऊर्जा और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर का जो उत्पादन करते हैं, जो खाद का उत्पादन करते हैं या जो इस तरह के उत्पादन करते हैं ना कि उर्वरक का उत्पादन करते हैं, ये सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस को काम में लेने वाले हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विड फ्यूल इन व्हीकल्स विद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। तो इसके साथ ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। अभी देखिए प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है। ये जो जहां जहां भी आपको ट्राइंगल बने हुआ दिखा, इसका मतलब वहां पर क्या मिलती है? वहां पर नेचुरल गैस हमें मिलती है। तो कहाँ मिलती है? देखिए सबसे पहले तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन है, सबसे पहला तो यही है। उसके अलावा अंडमान निकोबार में मिलती है। अंडमान निकोबार आर देयर, सो यू कैन मेक वन ट्राइंगल हियर। देन इट इज ऑल्सो फाउंड इन द मुंबई हाई एंड इन बे ऑफ खंबात। तो खंबात की खाड़ी कहाँ है? देखिए यहाँ कच्छ है, यहाँ खंबात है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं इसको निशान। तो ये 4 जगह है जहां पर देश में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस मिलती है।
उसके अलावा आप राजस्थान में भी एक टिक लगाएंगे, क्योंकि राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर रीजन में बहुत बड़े विशाल जो है स्टॉक्स खोजे गए हैं नेचुरल गैस के, यट उनमें अभी तक बहुत ज्यादा एक्सकेवेशन नहीं हो पाया है, लेकिन ये पता चला है, जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको पता चला है कि यहाँ नेचुरल गैस के बहुत बड़े जो है स्टॉक्स बाकी हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, जिस कंट्री में बहुत ज्यादा एवरेज इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप भी मानी जाती है। विद्युत दो तरह से उत्पन्न की जाती है। सबसे पहली प्रवाही जल से, यानी बहते हुए जल से, जो हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनको जलाने से टरबाइन चलाकर और जो ताप विद्युत या जो उत्पन्न की जाती है, वो एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद, चाहे वो आप उस टरबाइन से चलाओ या इस टरबाइन से, दोनों की जो है प्रकृति, जो उनकी नेचर एक जैसी होती है। Electricity, the applications of electricity in the modern world are so wide that its per capita consumption is considered as an index of development. Electricity is mainly generated in two ways. First, from running water, which generates hydroelectricity by deriving hydro turbine, and by burning other fuels such as coal, petroleum and natural gas. Thermal power is generated by deriving a turbine. Once generated, the electricity remains the same. चाहे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ले लो, चाहे आप जो दूसरी तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसको ले लो, इलेक्ट्रिसिटी एक ही जैसी होगी। तेज बहते हुए जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है ना, जो जल है वो कैसा है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है, और ये ताप विद्युत गृह जो है अनवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन यानी फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का यूज करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स. There are many multi-purpose projects in India that generate electric energy, such as Bhakra Nangal, Damodar Valley Corporation, and Kopili Hydel Project, etc. Thermal electricity is generated using coal, petroleum, and natural gas. Thermal power plants generate electricity using non-renewable fossil fuels. अभी इंडिया में कहाँ कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, आप अगर ये मैप देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो डार्केस्ट एरिया है वो क्या करता है, वो 30,000 किलोवाट से ज्यादा वहां पर विद्युत उत्पन्न होती है। तो आप ये एरियाज देख सकते हो, जो गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल अलोंग विथ तमिलनाडु। और उसके बाद में नंबर आता है, जो देखो ऐसे जैसे डार्क से अगर वो लाइटर होता जा रहा है ना, वहां कम प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं मैप को देख के कि कुछ एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन कुछ एरिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ इस तरह से हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। तो आज हमने पढ़े जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो, यानी कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जिनमें हमने कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इनको हमने शामिल किया है। ये कन्वेंशनल है क्योंकि हम पुराने टाइम से हमेशा से इनको काम में लेते आए हैं। कुछ चीजें जो नॉन कन्वेंशनल है और उसके साथ ही कुछ और भी जो चीजें बाकी रहती है वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आप भी पढ़ते रहिए हमारे साथ और समझते रहिए। नहीं कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन जरूर लिखिए। विल बेस्ट ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।